आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग। तो उसके लिए आपको पहले मैं फास्ट से शुरुआत करता हूँ। तो फास्ट में देखिए क्या है, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए आप लोग देखिए। एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, पहले सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ता है, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर बाइंडिंग एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर रिलेटिव एनर्जी। अब देखिए आयनिक बॉन्ड के लिए हमें चाहिए क्या, कैटायन और एनायन। यानी कैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और प्लस एनायन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस ये आर्थ क्रस्ट में हमें सॉलिड में पाया जाता है। तो इसको पहले क्या करना पड़ता है, एक आयनिक कंपाउंड को, सोडियम को जो सॉलिड में पाया जाता है, यानी कि सोडियम जो होता है ये सॉलिड में पाया जाता है, सॉलिड में। तो इसको हमको पहले गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है, सोडियम को गैस में। यानी कि एक एटम को सॉलिड से गैस में लेके जाओगे तो एक एनर्जी देना पड़ेगा और उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। अब गैस को आयंस में लेके जाना पड़ेगा, सोडियम को आयंस में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा ये। तो जब आयन में कन्वर्ट करोगे तो उसको हमको एक एनर्जी देना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि इससे इस तक सब्लिमेशन एनर्जी और सब इससे इस तक आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो इसका तो आयन हो गया ना। अब फिर क्या होगा, फिर क्लोरीन। अब क्लोरीन तो सीधा सिंगल नहीं रहता क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब ऑक्टेट क्या है, अब ऑक्टेट एक एटम का चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है, ये तो आप सिखाए होंगे। अब देखो क्लोरीन Cl2 में रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि Cl2 में रहने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे कि मान लो मैं सीधा एक एग्जांपल देता हूँ। अब क्लोरीन में देखो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 4 6 7। और इधर एक क्लोरीन 2 4 6 7। अब देखो इधर बंद बंद, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है एक के पास, इसका पास 8 और इसका पास 8। तो 8 8 हो गया ना, इसीलिए ये Cl2 में रहती है। अब देखो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम तोड़ेंगे तो भी तभी तो ये सोडियम का जो छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसको तोड़ने के लिए एक एनर्जी देना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी देने के बाद एक Cl नेगेटिव हो जाएगा, एक Cl पॉजिटिव हो जाएगा। तब जब एक Cl नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये Cl क्या करेगा, जो सोडियम का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कैसे होता है, ये आप लोगों को लगता है नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन मतलब ये 20 में से तोड़ता है ताकि ऐसे होता है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, बस ऐसे ऐसे हो जाता है। अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका। तो कैसे होगा देखो, अपने सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद Na पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इसका इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड हो जाएगा और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम एक कंपाउंड फॉर्म होगा। और अब जब ये सोडियम क्लोराइड कंपाउंड फॉर्म हो गया, अब इसको इसके अंदर भी एक एनर्जी चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, तो उसको हम कहते हैं लेटिस एनर्जी। यानी कि जब एक लेटिस के फॉर्म में रहता है उसको हम कहते हैं लेटिस एनर्जी। अगर आप लेटिस एनर्जी को तोड़ दोगे, लेटिस एनर्जी को तोड़ दोगे तो ये दोनों मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये दोनों अपने आप से बिछड़ जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। फिर देखो क्या होता है, अब आयनिक कंपाउंड जो होता है, हाइड्रोजन एनर्जी अगर लेटिस एनर्जी से ज़्यादा हो जाता है तो सोल्यूबल हो जाता है। अब हाइड्रोजन एनर्जी क्या है और लेटिस एनर्जी क्या है, लेटिस एनर्जी तो मैंने आपको समझा दिया लेटिस एनर्जी क्या होता है। अब हाइड्रोजन एनर्जी समझो, जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा एटम का। अब देखो सोडियम जो होता है एक कैटायन मान लो, कैटायन तो लिथियम पॉजिटिव भी होता है, सोडियम पॉजिटिव भी होता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है, ये कैटायन है ना। अगर आप इनको वाटर में छोड़ दो, तो ये क्या करेगा, वाटर को अपने आप अपने अपने तरफ खींचेगा। जैसे सोडियम को देखो Na+, इसके चारों तरफ वाटर आ जाएगा। अगर वाटर में आप छोड़ दोगे तो वाटर में O में नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन में पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा। इसके इधर भी वाटर आ जाएगा, इधर भी वाटर आ जाएगा, इधर भी वाटर आ जाएगा। तो चारों तरफ क्या करेगा, वाटर खींच लेगा, घेर लेगा इनको। तो यही होता है हाइड्रोजन एनर्जी। यानी कि जो एटम का साइज जितना छोटा होगा उसके चारों ओर वाटर उतना ही पास आ जाएगा और वो उतना ही ज़्यादा वाटर को खींच पाएगा अपने तरफ, और उसका हाइड्रोजन एनर्जी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अब लेटेस्ट एनर्जी तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो हाइड्रोजन एनर्जी जितना ज़्यादा होगा एटम का, उसके चारों तरफ वाटर मोलिकुल उतना ही घेर लेगा और उसका मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा।
तब लिथियम जो होता है उसका साइज छोटा होता है और उसका हाइड्रोजन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, और उसका हाइड्रोजन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा तो मतलब उसका मोबाइलिटी कम हो जाएगा। अगर मोबाइलिटी में सवाल आया तो लिथियम हाइड्रोक्साइड का मोबाइलिटी कम होता है। अब देखो सोल्यूबिलिटी क्या होता है। अब अगर टॉप टू बॉटम में जाओगे आप, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम जाने में क्या होता है, लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रोजन एनर्जी बोथ डिक्रीज होता है। लेकिन लेटिस एनर्जी का डिक्रीज ज़्यादा होता है। अब देखो लेटिस एनर्जी अगर डिक्रीज हो गया तो जो 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 कंपाउंड था यानी कि NaCl जो कंपाउंड था उसका अगर लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो गया तो सोल्यूबल हो जाएगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन एनर्जी से लेटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज होता है, तो ज़्यादा अगर सीजियम हाइड्रोक्साइड में अगर लेटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज हो गया तो ये वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। और ये सोल्युबिलिटी मतलब अगर टॉप टू बॉटम में जाओगे तो लेटिस एनर्जी की डिक्रीज की वजह से ये ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगा। अब देखो सोल्यूबल में क्या होता है, अगर ये सोल्यूबल होगा ज़्यादा यानी कि अपने आप में ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि सीजियम पॉजिटिव हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। और अगर अगर हमने क्या भरा था केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कायोनिक इक्विलिब्रियम में, जो OH माइनस को छोड़ता है उसे हम कहते हैं बेस, और जो H प्लस को छोड़ता है उसे हम कहते हैं एसिड। तो यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पे सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगा और बेसिसिटी भी बढ़ जाएगा। लेटिस एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी अगर आपको समझ में नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आ जाएगा। लेटिस एनर्जी मैं फिर से कह देता हूँ, लेटिस एनर्जी जब एक कंपाउंड लेटिस फॉर्म करता है जैसे Na+Cl, ये दोनों मिलकर एक लेटिस बना लेगा, और लेटिस में जो एनर्जी छुपी होती है उसका हम कहते हैं लेटिस एनर्जी। और हाइड्रोजन एनर्जी क्या होता है, जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को खींचने का टेंडेंसी होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन एनर्जी। अब देखो बेस क्या होता है। अब देखो जो हमने पढ़ा था कि जो OH माइनस को छोड़ेगा उसको हम कहते हैं बेस, और जो H प्लस को छोड़ेगा उसको हम कहते हैं एसिड। अब देखो फाजन्स रूल। अब फाजन्स रूल में क्या होता है कि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसका पोलराइजेबल पावर उतना ही ज़्यादा होगा, और एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसका पोलराइजेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। अब देखो एनायन का साइज अगर छोटा हो गया, पोलराइजेबल पावर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये कैटायन एनायन को अपने तरफ खींचेगा। और अगर एनायन का साइज बड़ा हो गया तो ये खींचने में मदद करेगा। मतलब कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और अगर ये दोनों कंडीशन एक्सेप्ट कर गया यानी कि कैटायन स्मॉल हो गया और एनायन बड़ा हो गया, यानी मतलब उसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं एक सिंपल लाइन बता देता हूँ कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द अट्रैक्शन मोर इज द कोवैलेंट कैरेक्टर। बस हो गया। अब कोवैलेंट कैरेक्टर जिसका ज़्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर उसका कम होगा, आयनिक कैरेक्टर जिसका ज़्यादा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उसका कम हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो लिथियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड, इसमें देखो एनायन तो सेम है क्लोरीन क्लोरीन, लेकिन कैटायन में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसमें पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसमें +2 इसमें +1। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही छोटा हो जाएगा एटम, उतना ही छोटा हो जाएगा। यानी कि कैटायन देखो इधर छोटा है तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। देखो KCl और CuCl में इसमें पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, इसमें सेल, लेकिन ये एक्सेप्शनल होता है क्योंकि स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए CuCl का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। बस हो गया आपका ये। अब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में मैं बता देता हूँ। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में देखो ये देखो बेंजीन है ना, ये तो बेंजीन में एंगुल देखो क्या क्या, इधर एक एंगुल इधर एक एंगुल इधर एक एंगुल इधर एक एंगुल, तो जहाँ जहाँ एंगुल है वहाँ कार्बन है, वहाँ कार्बन है। तो अगर कार्बन की हेड टू हेड यानी कि ये कार्बन देखो हेड टू हेड बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और अगर पार्शियल बॉन्ड यानी कि इस कार्बन हेड टू हेड बन रहे हैं और इसके साथ ही और एक बॉन्ड बन रहा है और इसी को हम कहते हैं पाई बॉन्ड, यानी कि हेड टू हेड बॉन्ड जो होता है उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जो पार्शियल होता है उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। तो देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होता है 1 2 3 4 5 6। अब देखो हाइड्रोजन कार्बन से क्या हेड टू हेड लगा हुआ है तो 6 कार्बन यानी कि 12 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड। और एग्जांपल के तौर पर ये भी आप देखो CH2 CN2 कार्बन सेंट्रल एटम होता है कार्बन यानी कि दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन CN 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 बस लगा दो
कितना सिग्मा कितना पाई, ये आपको क्या करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना पड़ेगा इसका, कितना सिग्मा कितना पाई। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें देखो 1 सिग्मा, इसमें 2 पाई, यानी कि 3 बॉन्ड हुआ। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो 1 सिग्मा 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो 1 सिग्मा 2 पाई, बस। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेस पेयर थ्योरी। अब देखो, एक होता है जो ज्योमेट्री यानी कि पिरामिडल होगा, यानी कि प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, उसके लिए बेस पेयर थ्योरी को हमको डिस्कस करना पड़ेगा। अब देखो रिपल्शन किसमें रिपल्शन क्या होता है, यानी कि एटम में लोन पेयर भी होता है और बॉन्ड पेयर भी होता है। तो लोन पेयर जो होता है उसका रिपल्शन ज़्यादा होता है, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्शन उससे कम, और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन उससे भी कम। तो हाइब्रिडाइजेशन में देखो अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको कैसे निकालना है उसके लिए फॉर्मूला भी है, लेकिन मेरा ट्रिक आप यूज करो। देखो 6 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, अगर 5 है तो sp3d, अगर 4 है तो sp3, 2 है तो sp। डायरेक्ट लिख दो, सीधा सिग्मा बॉन्ड काउंट करो और लिख दो। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, यानी कि क्वेश्चन तो इससे हर साल आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। अब देखो sp, अब देखो मैं कैसे निकालता हूँ। अब CO देखो, हाँ CO2 सेंट्रल एटम, दोनों तरफ साइड एटम। तो इसमें क्या बॉन्ड कैसे लिखते हैं, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, इधर 2, और ऑक्सीजन में 6 होता है, 2 4, और इधर 2 मान दो, 2 4 और इधर 2 लिख दो। अब देखो कार्बन में कितना होगा, 8 हो गया ना। अब इस ऑक्सीजन में कितना होगा, 8 होगा ना, और इस ऑक्सीजन में कितना होगा, 8 होगा ना, बस। तो मतलब ऐसे लिख सकते हो तुम। अब देखो इसमें कितना सिग्मा है, 1 2, कितना पाई है, 1 2 पाई 2 सिग्मा। तो सिग्मा काउंट करो, 1 2 सिग्मा। 2 सिग्मा में क्या होता है, sp। देखो 2 सिग्मा में कितना था, sp। तो sp अगर हो गया तो उसका शेप हो जाएगा लीनियर। तो अगर देखो sp में क्या होता है, इसमें क्या था, CO में लोन पेयर था क्या, कार्बन में लोन पेयर है नहीं है, कार्बन में लोन पेयर नहीं था। तो अगर कार्बन में लोन पेयर ही नहीं था तो इसमें मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हुआ उसमें ओनली 2 बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन लोन पेयर क्या है, 0। अगर लोन पेयर 0 हुआ तो उसका शेप होगा लीनियर 180 डिग्री, जैसे CO2 एग्जांपल। देखो हाइब्रिडाइजेशन sp2, जैसे कि BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ था, sp2, कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2। तो या तो इसको क्या इसके पास लोन पेयर है। अब देखो 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो उसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखो एक प्लेन में ही तीनों 120 डिग्री का एंगल प्लेन में ही। अब देखो अगर 3 बॉन्ड पेयर की जगह 2 बॉन्ड पेयर आ गए और 1 लोन पेयर, तो लोन पेयर के काउंट करो, लोन पेयर भी काउंट करना, सिग्मा बॉन्ड में लोन पेयर भी काउंट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो उसका शेप हो जाएगा बैंड शेप, SCCl2। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखो जैसे कि पहले हम देखेंगे BF3 को हम इसे लिख सकते हैं BF3। अब देखो इसमें तीन बॉन्ड पेयर है ना, 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। अब आप देखो CCl2, यानी कि Cl और Cl। अब देखो इसमें कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, 1 2, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में आप लोन पेयर को भी मतलब ऐड कर लो, जैसे 1 2 3। तो 3 में क्या होगा, sp2, लोन पेयर को भी सिग्मा बॉन्ड की तरह ही यूज करो बस। तो sp2, अब देखो sp2 उसमें 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, उसका शेप बेन शेप। अब देखो sp3 में 4 टेट्राहेड्रल मतलब ऊपर में 1 नीचे में 3, उसका एंगल भी 1 0। इसका एग्जांपल CH4NH4 पॉजिटिव। अब देखो sp3 में 3 1 ट्राइगोनल प्लेनर और 2 2, मतलब इसमें क्या है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बेन शेप। sp3 में 5 0 यानी कि 5 बॉन्ड पेयर ट्राइगोनल प्लेनर 4 1। एक को डिक्रीज करते जाओ, जैसे कि पहले 5 बॉन्ड पेयर लिख दिया आपने, फिर 5 से 4 बॉन्ड पेयर बनाओ और इससे 1 लोन पेयर लेके जाओ, फिर 3 बॉन्ड पेयर बनाओ और इससे 1 बढ़ा दो, फिर 2 बॉन्ड पेयर बनाओ और इससे 1 बढ़ा दो और शेप लिख दो बस। इसको इस चार्ट को याद करना बस। अब sp3d2 में क्या होता है, पहले 6। अब देखो sp में 2 था, sp2 में 3 था,
फिर से डिक्रीज करना पड़ता है आप लोग। अब sp3d2 में 6 है, 6 जीरो ऑक्टाहेड्रल, और 6 से 1 घटा दो 5, और 0 से इधर 1 बढ़ा दो 1, तो 6 ही रहा ना। स्क्वायर पिरामिडल, फिर इससे 1 घटा दो 4, इसमें 1 बढ़ा दो, स्क्वायर प्लेनर हो गया। 7 जीरो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बस ये सब हो जाएगा आपका। ये तो नहीं चाहिए, बस इस चार्ट को आपको क्या करना है, दीवार पर लगाना है और रटाना है बस। अब जो आगे का पोर्शन है वो ज़्यादा नहीं है, बस कम ही, आप 10-15 मिनट का क्लास है, लेकिन मैंने अभी तक जितना पढ़ा दिया वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो एक तुम लोगों को बस एक मैं सिखा देता हूँ, एक साइज छोटा या बड़ा क्यों होता है। एक देखो इधर है सोडियम पॉजिटिव और एक है सोडियम, तो साइज किसका बड़ा होगा, ये सवाल आता है, साइज किसका बड़ा होगा। तो उसमें देखो पहले देखो प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर Z जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन तो भी कम या ज़्यादा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी होता है या बढ़ जाता है, लेकिन प्रोटॉन सेम ही रहता है। इसमें प्रोटॉन कितना है 11, इसमें प्रोटॉन कितना है 11। लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 10, क्योंकि एक तो छोड़ दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें 11 ही है। जब इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होगा, रिपल्शन उसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो सीधा सिंपल तरीका में बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही साइज छोटा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही साइज बड़ा हो जाएगा। तो पहले सीधा डायरेक्ट मार देना आंसर कि देखो पॉजिटिव चार्ज किसमें ज़्यादा है, इसमें अगर है तो बढ़ा दो, जैसे कि सोडियम पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। अब देखो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज किसमें ज़्यादा है, इसमें, तो साइज क्या होगा, इसमें इसका बड़ा होगा, इसका छोटा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा साइज छोटा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा साइज बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो देखकर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बता दीजिए। अगर आप लोगों को और डिटेल्स में चाहिए तो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता नीट या JEE में इससे ज़्यादा कुछ आता है। तो बस मैं अगले वीडियो में आपको और कुछ बता दूंगा। अब देखो एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जियोमेट्री और शेप में क्या होता है। अब देखो पहले वाला जो होता है उसी को हम कहते हैं ज्योमेट्री। मान लो इसमें sp3d। अब देखो इसमें जो sp3d, इसका मेन शेप क्या था, फर्स्ट वाला का ट्रायंगुलर प्लेनर, इसी को हम ज्योमेट्री कहते हैं। यानी कि अगर आप सीसो यानी कि 4 लोन पेयर 1 लोन पेयर, इसका भी जो sp3d होगा ना हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन शेप की अगर पूछा तो सीसो हो जाएगा, लेकिन ज्योमेट्री पूछा तो ये होगा ट्रायंगुलर प्लेनर। टी शेप का ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर, लेकिन शेप पूछा तो ये हो जाएगा बस। तो चलिए आज चलते हैं भाई।